चल तो आज हम लोग प्रकाश तथा प्रकाशिकी का सेट नंबर 4 करने वाले हैं। 3 सेट कर चुके हैं पीछे और आज हम लोग सेट 4 करेंगे प्रकाश तथा प्रकाशिकी के लिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तरंग के प्रकाश की चाल जल में सर्वाधिक होती है? तो याद रखेंगे, लाल रंग का प्रकाश का जो चाल होता है ये अधिक होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। करें, साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में रंगीन दिखाई देते हैं। इस घटना के लिए उत्तरदायी है श्वेत प्रकाश का क्या होता है बालक? तो आप बोलेंगे कि सर व्यतिकरण होता है। चलिए, व्यतिकरण करने वाली दो तरंगों की तीव्रताएं I1 और I2 है। व्यतिकरण प्रारूप में विपर्यास सबसे अच्छा होगा। देखिए, विपर्यास को हम लोग कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है बालक कि लाइट का इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाता है। इंटेंसिटी इंक्रीज करने के लिए इसका जो इंटेंसिटी होना चाहिए मैक्सिमम, मतलब लगभग दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर। क्लियर? इसके बाद लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। करा है कि निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा सबसे अच्छा एक वर्णीय प्रकाश देता है? मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो लेजर देता है बालक। लेजर जो होता है इसका प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, ठीक है, और इसका तीव्रता बहुत तीक्ष्ण होता है, ज्यादा होता है, और ये मोनोक्रोमेटिक होता है, एक वर्णीय होता है। चलिए, कह रहा है कि एकल रेखा छिद्र से बने विवर्तन प्रारूप में रेखा छिद्र की चौड़ाई ई है तथा प्रयुक्त की तरंग दैर्घ्य, मतलब जो भी तरंग दैर्घ्य होगा लैम्डा होगा, तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कितना होता है? 2 लैम्डा अपॉन ई। इसके बाद है, यदि व्यतिकरण करने वाले दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 16:9 है तो व्यतिकरण प्रारूप में महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात कितना? 4 अनुपात। देखिए इधर कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 6 है। तो देखिए क्या दिया हुआ है बालक, दिया क्या हुआ है तो ध्यान देंगे, यहां पर तीव्रता का अनुपात दिया है I1 I2 कितना दिया हुआ है? 9, ये ना दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि महत्तम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात बताइए। महत्तम न्यूनतम, तो ई होता है कि सर आयाम, मैक्सिमम आयाम का स्क्वायर और मिनिमम का स्क्वायर, याद है? तो हमने बोला कि ये काम कीजिए ना, इसको निकाल लीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो I इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आप पढ़े होंगे, तो एम्पलीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट I हो जाएगा। तो यहां से अगर निकाला जाए A और B करके, तो आप बोलेंगे कि सर अंडर रूट I1 होगा और I2 होगा, तो कितना? 16/9, तो कितना होगा? 4/3। तो अब बताइए, A आ गया 4, B आ गया 3, तो ये क्या होगा? 4 + 3 का होल स्क्वायर और 4 - 3 का होल स्क्वायर। 4 3 7, 7 का 49, 4 - 3 1, 1 का 1, कितना? 49:1। शॉर्ट में करना हो तो आप यहीं पे देख लीजिए किसका स्क्वायर है, 4 का। अगर शॉर्ट में करना हो तो 4 3, तो 4 3 7, 7 का स्क्वायर 49 और 4 - 3 1, 1 का स्क्वायर 1। कौन सा होगा इसमें? तो 6 का हो जाएगा बी नंबर। चलिए 7 में करेंगे, एकल रेखा छिद्र से बने विवर्तन प्रारूप में मुख्य उच्चिष्ट तथा प्रथम निम्निष्ट के बीच कोणीय दूरी होगा तो लैम्डा अपॉन ई होता है। इसको मैक्सिमा और मिनिमा कहा जाता है, ठीक है। ये जो उच्चिष्ट है इसको मैक्सिमा कहते हैं और इसको मिनिमा, और दोनों के बीच डिफरेंस कितना होता है? लैम्डा अपॉन ई का। चलिए बाबू, इसके बाद है, निर्वात से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है, तो तरंग दैर्घ्य का मान बताइए। तरंग दैर्घ्य का मान कितना होगा? तो निकाल लेते हैं 8 नंबर। हमको ये बताइए बालक कि लाइट कहां से कहां आ रहा है? तो निर्वात से किसी माध्यम में आ रहा है, क्या इसको μ1/μ भी लिख सकते हैं? और ये बताइए कि इधर तरंग दैर्घ्य के साथ लिखना हो तो लैम्डा भी अपॉन लैम्डा एम। तो ये बताइए, माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, निर्वात का 1 होता है। इसके बाद
वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिया हुआ है कितना 6000 एंगस्ट्रॉम, और ये लेमडा एम निकालना है, इसको ऊपर कीजिए तो लेमडा एम और ये 6000 नीचे कितना होगा 1.5, दशमलव हटाइए इसका तो 6000 और दशमलव हटाइएगा ऊपर 10 नीचे 15, 15 4 जा 4 बार में तो कितना हो गया बालक 4000 एंगस्ट्रॉम। मतलब किसी माध्यम में तरंग का लंबाई कितना होगा 4000 एंगस्ट्रॉम होगा। तो ये आपका 8 का रहा सी, 8 का सी। 9 करेक्ट, जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है, सूर्य के प्रकाश में इस तरह पर नहीं, इस परत पर सुंदर रंग दिखाई देता है। यहाँ परत होना चाहिए, परत पर सुंदर रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है व्यतिकरण है बालक। अभी तो बात हुआ था यहाँ पे प्रकाश का व्यतिकरण, ये इसको परत कर लेंगे। चलिए 10 नंबर कह रहा है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में सोडियम लैंप को नीले प्रकाश के लैंप में बदल दिया जाए तो क्या होगा। तो ध्यान देंगे सोडियम जो होता है पीला रंग का होता है, सोडियम लैंप का लाइट पीला होता है, बाकी ये नीला है। ठीक है, तो यहाँ फ्रिंज की चौड़ाई, तो फ्रिंज की चौड़ाई आपको मालूम है कि फ्रिंज की चौड़ाई और वेवलेंथ में उल्टा संबंध होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप वेवलेंथ को बढ़ा रहे हैं, तरंग का लंबाई बढ़ेगा तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगा घट जाएगा। यहाँ पर नीले प्रकाश के लिए लेमडा का वैल्यू ज्यादा तो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा कम, तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। चलिए इसके बाद सोडियम प्रकाश में 2 तरंगदैर्घ्य पाई जाती है। ठीक है, एक ये है तो दूसरा कितना है, तो देखिए सोडियम का रेंज बता दे रहे हैं। सोडियम का जो रेंज होता है वो होता है 5819 एंगस्ट्रॉम टू 5896 एंगस्ट्रॉम। तो ऑलरेडी आपको एक दिख रहा है, एक तो दिया हुआ है, तो दूसरा कौन है ये बी नंबर। निर्वात में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है, जल का अपवर्तनांक दिया है, तो जल में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बताना है। तो यहां समझ में आ रहा है कि निर्वात से जल में आया हुआ है लाइट। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 नंबर प्रकाश कहां से कहां आया है, तो निर्वात से जल में आया है, तोड़िए इसको। अपवर्तनांक किसके लिए जल के लिए, अपवर्तनांक निर्वात के लिए। इसके बाद तरंग का लंबाई किसमें वैक्यूम में, तरंग का लंबाई किसमें जल में। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है 4/3, 4/3 ये निर्वात का 1 होता है। चलिए वेवलेंथ कितना दिया हुआ है निर्वात में कितना है 64, ये 6400 है और ये निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए बालक। तो ये आप करेंगे लेमडा डब्ल्यू, ठीक है, ये 1 2 3 4 कर लीजिएगा, तो 1 2 3 4 ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6400 और ये कितना होगा 3 नीचे 4 कितना हो जाएगा 4800 एंगस्ट्रॉम। देखिए तो इसमें कहाँ है बी नंबर, तो 12 का बी नंबर है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, किसी प्रकाशीय यंत्र की क्षमता जिसके द्वारा वह 2 सन्निकट मतलब नजदीक वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग बन सके को कहते हैं, क्या कहते हैं, विभेदन क्षमता कहते हैं। याद रखेंगे आपको बताए थे कि अगर 2 नजदीक नजदीक ऑब्जेक्ट रख दिए तो जैसे जैसे आप दूर जाइएगा ना ये मिलता हुआ दिखेगा, लगेगा कि दोनों एक ही है। ठीक है, तो जिस दूरी पर आप इसको अलग अलग देख पाते हैं वो विभेदन सीमा होता है और उसका उल्टा क्या होगा क्षमता। तो अलग अलग है पहचानने के लिए जो क्षमता यूज करेंगे वो क्या होगा विभेदन क्षमता। चलिए इसके बाद है व्यतिकरण की घटना हो सकती है किसके साथ, दोनों के साथ होता है, केवल अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य नहीं दोनों के साथ होगा, दोनों के साथ। चलिए 15 नंबर क्या कर रहा है, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता निर्भर करता है अभिदृश्य की फोकस दूरी पर, नेत्रिका की फोकस दूरी पर, दूरदर्शी की लंबाई पर नहीं, अभिदृश्य के द्वारा।
ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बताइए क्या हो सकता है इसमें, कौन होगा? 13 ए नंबर घटती है। तो आपको बताए हैं कि प्रकाश किसी भी माध्यम में जाए, निर्वात से कहीं भी जाएगा दूसरे माध्यम में, तो हमेशा प्रकाश का तरंग का लंबाई क्या होगा? घटे। क्या अपरिवर्तित रहेगा? आवृत्ति। आवृत्ति आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है, बाकी सब क्या हो जाएगा? चेंज। तो आप बोलेंगे सर ग्लास स्लैब में जाएगा तो इसका तरंग का लंबाई घट जाएगा। चलिए 70 नंबर बताइए। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है बालक? तो याद रखेंगे, वस्तु को दीप्त करने वाले प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। चलिए, व्यतिकरण की घटना का कारण क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, कलांतर होता है बालक, कलांतर। चलिए नेक्स्ट, एक समतल तरंगार्ध निम्न में से किसका भाग होता है? समतल तरंगार्ध गोलीय का भाग होता है। चलिए, कह रहा है कि एन अपवर्तनांक वाली शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई टी का समतुल्यांक निर्वात में है। तो याद कीजिए, पथ की लंबाई आपको बताए थे कि एन इंटू टी, ये ठीक है, एन अपवर्तनांक है टी, पथ की चौड़ाई। हाँ बोलिए। ना ना ना, जब होगा तो आपका गोलीय वाला होगा। रुक जाइए, वो एक समतल बनाता है लेकिन इसमें लंबाई ना आ जाता है, समझ में आ रहा है? बेलनाकार में आयतन आ जाता है, आयतन आ जाता है उसमें गोल बनने के साथ उसका अपना एक हाइट रहता है। गोलीय में हाइट नहीं ना रहेगा। पानी में एक छोटा सा कंकड़ डाल के देखिए कैसे गोल गोल बनता है वेव फ्रंट। ठीक है, तो गोलीय हो सकता है, समतल गोलीय हो सकता है, बेलनाकार नहीं हो सकता है। चलिए, क्या है? यदि भी प्रकाश तथा ध्वनि दोनों की प्रकृति तरंग प्रकृति है, परंतु ध्वनि में विवर्तन सुगमता से हो जाता है, जबकि प्रकाश के विवर्तन को देखने के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। तो अगर प्रकाश तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्घ्य है, नहीं, ये पहला सही है, ए नंबर वाला। करे प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ठीक है, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। करे अनुदैर्घ्य तरंगे, तो पहले तो अनुदैर्घ्य माना गया था, फिर जाके हम लोग अनुप्रस्थ माने हैं। प्रकाश की चाल बहुत अधिक होती है, तो कहाँ अधिक होती है ये नहीं बताया। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है, तो छोटा होता है तो बड़ा भी तो होता है, तो कौन सा सही है? कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको स्पष्ट नहीं होगा तो आप ऑप्शन से भी सही कर सकते हैं। जब ऑप्शन में कंफ्यूजन हो तो ऑप्शन को काटना शुरू कीजिए, आपको सही वाला मिल जाए। चलिए, प्रकाश के दो स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है, जबकि इनके द्वारा उत्पादित तरंगों के, बताइए क्या दोनों आयाम तथा तरंग दैर्घ्य दोनों नियत समान हो? ठीक है, ये होगा आपका डी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट, समान आयाम एवं समान तरंग दैर्घ्य के दो प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती है। परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा जब उनके बीच कलांतर हो। कलांतर हो तो हमको ये बताइए, ज्यादा नहीं, बस रुक जाइए, ये बताइए कि कलांतर cos फाई महत्तम कितना होता है? तो कहिए cos का वैल्यू महत्तम 1 होता है, और 1 कितना डिग्री पर? 0। तो cos से cos कैंसिल, तो फाई कितना आ गया? क्लियर है? निकाल भी सकते हैं फॉर्मूले से हम लोग, परिणामी वाला फॉर्मूला से बस। तो यहीं पे इसको समाप्त करते हैं, बाकी अगले वीडियो में।